नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब देने के लिए एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। डॉक्टर रविंद्र माथुर सीनियर फिजिशियन हैं, आप एमडी मेडिसिन हैं। वर्तमान में आप जयपुर के गणगौरी अस्पताल में प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। आपको करीब 33 वर्षों का अनुभव है। साथ ही आपको इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की ओर से डायबिटीज़ में फेलोशिप मिल चुकी है। आपने जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट अमेरिका से डायबिटीज़ में सर्टिफिकेट कोर्स किया है और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यूके से आप सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मेरी उम्र 30 वर्ष है। जब भी मौसम बदलता है सर्दी खांसी जुकाम की समस्या शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इससे बचाव के लिए क्या करूं? आदर्श कुमार हैं इंदौर से। ये कई लोगों को मौसम बदलने से एलर्जी होती है। जैसे किसी को सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी, जब मौसम चेंज होता है उस वक्त एलर्जी की संभावना रहती है। तो उस वक्त थोड़ा, अगर कूलर एसी के सामने सो रहे हैं या पंखे के सामने, तो उसको अवॉइड करना है। बाकी और दूसरे कारण भी एलर्जी के, धूल मिट्टी से भी हो सकती है, तो उनको भी अवॉइड करना है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कूलर एसी के सामने न सोएं, लेकिन मौसम जिस तरह से बदलता है, कभी गर्मी होती है, बारिश हो जाती है, उमस हो जाती है, उसमें पंखे में पसीना बहुत आता है। और जो एसी और कूलर होते हैं उनकी हवा का एलर्जी से क्या संबंध होता है? उसमें जो टेम्परेचर अपना जो होता है, रूम टेम्परेचर, वो कई बार कम हो जाता है। जैसे लगातार एसी चलता है तो कम टेम्परेचर में कई लोगों को लो टेम्परेचर से एलर्जी होती है। ठंड से जिनको सर्दी से एलर्जी है उनको लो टेम्परेचर पे डिस्कम्फर्ट होता है, उनको जुकाम खांसी हो सकता है। तो उसका कोरिलेशन उस टेम्परेचर से है, जो रूम टेम्परेचर होता है। बिल्कुल। तो इस सवाल जवाब शो में हम अधिकतर सवाल वे ले रहे हैं जो कि मौसम में बदलाव से जुड़े हुए हैं। हमारा अगला सवाल है, मेरी उम्र 70 वर्ष है। इस मौसम में जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। मैं दवाई खाने से बचना चाहता हूं। ऐसे में इसके लिए क्या दिनचर्या और डाइट होनी चाहिए? शिवराम शर्मा है जयपुर से। देखिए, उम्र में के हिसाब से हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, और दूसरा जो दोनों हड्डियाँ होती, दो हड्डियों का जो जोड़ होता है, उसका जो सरफेस होती है उस पर जो कार्टिलेज नाम का एक स्पंजी टिश्यू होता है, वो घिस जाता है। उसकी वजह से दोनों बोन्स जो हैं आपस में रगड़ खाती हैं, उससे पेन होता है। दूसरा, हड्डियों का जॉइंट में लिक्विड कम हो जाता है उम्र के हिसाब से। और तीसरा, कैल्शियम की कमी। इन सब कारणों से जोड़ों में दर्द होता है। तो ये उम्र के हिसाब से होता है। इसमें आपको खान पान में तो कैल्शियम रिच फूड लेना पड़ेगा, जैसे दूध है, दही छाछ है, जिनमें ज़्यादा कैल्शियम है। पनीर ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सलाद खूब खाएं। एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है, उससे आपकी फ़िटनेस भी रहेगी और जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। एक्सरसाइज जैसा आपने बताया, लेकिन जब वो जोड़ आपस में टकरा रहे हैं तो इनको कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी? एक्सरसाइज के बारे में किस विशेषज्ञ से इनको सीखना होगा? एक्सरसाइज के लिए कुछ अलग से विशेषज्ञ होते हैं जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में ही समझाते हैं। उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनमें जोड़ों पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो उसमें जोड़ में कोई डैमेज नहीं होता, रादर जोड़ इम्प्रूव होता है, जोड़ का जो दर्द है वो कम होता है। दिनचर्या के बारे में भी ये जानना चाहते हैं, तो दिनचर्या में इनको क्या ध्यान रखना होगा? दिनचर्या में अगर जोड़ों में ज़्यादा डैमेज नहीं है तो वॉक कर सकते हैं, रेगुलर वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह या शाम जब भी टाइम मिले वॉक करना बहुत ज़रूरी है, उससे जोड़ में फिटनेस रहती है। बाकी मैंने आपको बताया रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो डाइट हेल्दी होनी चाहिए और फिटनेस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज ये ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इन सलाह पे आप ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, पिछले कुछ दिनों से मुझे सुबह के समय उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन दिन में कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में जानना चाहते हैं। इंद्रावती शर्मा, 55 वर्ष इनकी उम्र है और कोटा से हैं। क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि इनको शायद ये रात को जो खाना खाते हैं, डिनर, वो शायद लेट लेते हैं, देर से लेते हैं, और उसके बाद
खाना खाते ही लेट जाते हैं या सो जाते हैं। तो एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि रात का जो खाना है वो थोड़ा जल्दी खाएं, 8 साढ़े 8 बजे तक खा लें। और रात के डिनर के बाद एकदम से लेटना नहीं है, सोना नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा तक आप बैठे रहें, उसके बाद लेटना है। और लेटते टाइम अगर आपको ये समस्या है तो सिरहाना ऊंचा करके 2-3 तकिए लगा के फिर सोना है, क्योंकि रात को जब हम लेटते हैं तो अपना जो खाना होता है, खाना और एसिड वगैरह ये ऊपर आता है, खाने की नली में आ जाता है, उससे डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसके लिए यही कि एकदम अर्ली डिनर, रात को खाना जल्दी खा लें, खाना खाने के बाद बैठें थोड़ी देर, आधा 1 घंटा, उसके बाद लेटना है। अच्छा, कुछ लोग आजकल खान पान और अपनी दिनचर्या तो सुधार रहे हैं, तो वो शाम को अपना रात का जो भोजन है वो शाम को जल्दी ले लेते हैं, लेकिन इस वजह से उनको 10-11 बजे के आसपास दोबारा भूख लग आती है और तब वो थोड़ा सा अटरम शटरम या कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं। तो क्या उससे भी ये दिक्कत हो सकती है जो इन दर्शक को है समस्या? बिल्कुल, स्नैकिंग वापस वही इफ़ेक्ट आएगा। स्नैकिंग को अपन स्नैक खाएंगे तो फिर अपन खा के फिर सो जाएंगे, तो स्नैकिंग से भी वही इफ़ेक्ट आएगा जो लेट नाइट डिनर से होता है। तो बेटर ये रात को जल्दी खाएं और रात को स्नैकिंग नहीं करें। स्नैकिंग वैसे भी हार्मफुल है, अदरवाइज़ भी उससे बॉडी वेट बढ़ता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेट नाइट स्नैक्स अवॉइड करना है। बिल्कुल। अगला सवाल भी खान पान की समस्या से ही जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से पेट भरा भरा लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है और गैस भी ज़्यादा बनती है। मैं व्यायाम नहीं कर पाता हूँ, ऑफिस में ज़्यादा देर बैठे रहकर काम करता हूँ। मुझे सलाह दें कि किस तरह का खान पान होना चाहिए। कैलाश सिंह हैं भोपाल से। इनकी समस्या में हल्का भोजन प्रेफरेबली अच्छा रहेगा, जैसे कि सलाद खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, रात को जो डिनर हम लेते हैं वो लेट नाइट नहीं होना चाहिए, तो रात का खाना जल्दी खा लें। और थोड़ा सा ऑफिस में भी अगर थोड़ा वॉकिंग हो जाए, कंटिन्यूस सिटिंग के बजाय बीच में हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए घूम के फिर ऑफिस काम में शुरू कर दें, काम शुरू कर दें। तो थोड़ा वॉकिंग और खाना लाइट फूड, उससे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, जैसा ये बता रहे हैं कि इनकी सिटिंग जॉब है और ऑफिस में ज़्यादा बैठा रहना पड़ता है और काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जब लंबी सिटिंग होती है तो उस समय वे क्या कर सकते हैं कि उनका जो पाचन तंत्र है वो सही रहे? देखिए, इसमें कुछ ऑफिसेज में मैंने देखा है कि जिम वगैरह होते हैं, तो बीच में जब अगर टाइम मिलता है तो जिम में जा सकते हैं, अगर ऑफिस में जिम है तो। और अदरवाइज़ बीच में लंच टाइम में अगर समय मिलता है तो बीच में ऑफिस के बाहर जाके भी वॉक कर सकते हैं। और या फिर अगर कंप्यूटर वर्क है तो उसको अगर प्रेफरेबली अगर कंप्यूटर की स्टैंड पे रख के, लैपटॉप को स्टैंड पे खड़े रख के, अगर खड़े रख के काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैठ के लगातार बैठ के काम करने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। खड़े रह के हम काम करेंगे तो बेटर रहेगा। अगला सवाल है, इस मौसम में डेंगू मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, इन बीमारियों की पहचान कैसे की जा सकती है और इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? एक दर्शक जानना चाहते हैं। और डेंगू मलेरिया तो है ही, लेकिन स्क्रब टाइफस जो है उसके भी काफ़ी मामले देखने में आ रहे हैं। तो ये जो मौसमी इन्फेक्शंस हैं, आप इनके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? डेंगू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर जो लक्षण होता है वो सर्दी लग के बुखार आना और जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा, सिर में दर्द, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द खास करके रोगी ये कहता है कि मुझे आँखों के आसपास या आँखों के पीछे की तरफ दर्द ज़्यादा होता है, तो वो लक्षण डेंगू का संभावित लक्षण है। उसमें हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसको डेंगू हो सकता है। उसके अलावा बॉडी पे रैशेज़ हो सकते हैं, कुछ दाने हो सकते हैं, लाल चकत्ते हो सकते हैं। और उसके अलावा उल्टी हो सकती है पेशेंट को, पेट में दर्द हो सकता है। कई मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि उनको जो लैट्रिन का कलर है वो काले रंग का हो रहा है, लैट्रिन काले रंग की आ रही है। कुछ रोगियों में नाक में से खून आ सकता है, कुछ में ब्रश करते टाइम मसूड़ों से दांत में से खून आ सकता है, और कुछ एक में जो आँखें होती हैं वो लाल पाई जाती हैं। जैसे खास करके जो फर्स्ट 3-4 डेज होते हैं डेंगू के, उसमें जो रोगी की आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, जिससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये
संभावित डेंगू का रोगी हो सकता है। तो ये खास लक्षण डेंगू के हैं। मलेरिया थोड़ा सा अलग है। मलेरिया में भी हालांकि बुखार सर्दी लग के ही आता है, पर आजकल कई बार देखने में आता है कि ज़रूरी नहीं कि सर्दी लग के बुखार है, सिर्फ बुखार आता है और हाई ग्रेड फीवर होता है। बाकी फिर जो टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड का टेस्ट है, उससे हमें पता चलता है कि मलेरिया है या डेंगू है। और स्क्रब टाइफस में जो होता है वो ज़्यादातर ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनमें वहाँ पे कीटाणु रहता है जो माइट कहलाता है। वो माइट के काटने से ये इन्फेक्शन होता है। जो लोग खेतों में काम करते हैं या जो जंगल में रहते हैं या जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है, तो वहाँ स्क्रब टाइफस की बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ ये पिस्सू जो होता है, माइट, ये काटता है, पैर में काटता है और उसके बाद काटने की जगह पे एक निशान हो जाता है लाल रंग का। कुछ दिनों में वो काला पड़ के उसकी चमड़ी उतरती है। उसके बाद जो लक्षण होते हैं वो इसी डेंगू मलेरिया जैसे होते हैं, जो कॉमन हमारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पीलिया हो सकता है। स्क्रब टाइफस के पेशेंट्स को पीलिया बहुत कॉमन है। और अगर एडवांस स्टेज में गुर्दा भी फेल हो सकता है। तो ये सब लक्षण स्क्रब टाइफस के हैं। बाकी जो पहचान होती है वो हमारे डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं, ये ब्लड के टेस्ट हैं, उनसे ही हमें पता चलता है कि ये डेंगू है, मलेरिया या स्क्रब टाइफस है। इन बीमारियों का इलाज जो है वो किस तरह से होता है और उसको लेकर खान पान जो है उसमें क्या ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, डेंगू में कोई इलाज नहीं है। डेंगू का सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अभी आज तक कोई डेंगू की दवाई ईजाद नहीं हुई है, दवाई नहीं बनी है। तो इसमें हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें ज़्यादातर पानी की कमी होती है डेंगू बुखार में। तो हम पेशेंट को यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं। वो पानी के फॉर्म में ले सकता है, दूध के फॉर्म में ले सकता है, और सूप पी सकता है, जूस पी सकता है, ORS ले सकता है, इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकता है। जितना ज़्यादा वो हाइड्रेशन रखेगा, जितना ज़्यादा लिक्विड लेगा, उतना ही जल्दी रिकवरी होगी और उसको आगे डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सीवियर डेंगू है जिसे हम बोलते हैं, जो कि पानी की कमी से होता है, उससे वो बच सकता है अगर वो टाइम से पानी और ये लिक्विड लेना शुरू करता है तो। और उसमें भी वो एडिक्वेट अमाउंट में उनको लिक्विड लेना पड़ेगा। दिन भर में कम से कम 4-5 लीटर वो मुंह से अगर ले सकता है तो वो उसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें डेंगू में मेन जो कारण है वो ब्लड प्रेशर का कम होना, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उससे रोगी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और वो शॉक में भी कई बार पेशेंट्स हमें देखने मिलते हैं जो कि शॉक में आते हैं, जिनका बीपी बहुत लो होता है, 60, 70, 80 तक बीपी चला जाता है। तो हम हॉस्पिटल में उनको IV फ्लूइड्स देते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं, बॉटल ग्लूकोज के, और उसके लगाते हैं, और उससे फिर उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। दूसरा, कई रोगियों में जैसे जब डेंगू एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है 4-5 दिन बाद, तो उनका प्लेटलेट जो काउंट है वो कम होने लगता है। तो उसका हम ये करते हैं कि अगर प्लेटलेट्स 20,000 से ऊपर है तब तो हम वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है और उसके काउंट्स 1 लाख हैं, और मतलब या 50,000 से 1 लाख के बीच में, अगर उसको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से खून का रिसाव हो रहा है, तो हम प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन देते हैं। अदरवाइज़ वी कैन वेट फॉर 20,000, 20,000 काउंट्स तक हम वेट कर सकते हैं, अगर उसको कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है और कोई शॉक नहीं है या कोई दूसरा इंडिकेशन नहीं है। तो अगर 20,000 से कम प्लेटलेट्स आ रहे हैं तो उसको फिर हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं उसको, उस केस में। मलेरिया और स्क्रब टाइफस, इसमें भी कोई विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है? मलेरिया में तो मच्छरों से बचाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मच्छरों से बचाओ। उसका ये है कि जैसे अब डेंगू जो दूसरे मलेरिया के केसेस हैं, मलेरिया का जो ब्रीडिंग साइट है, जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, जैसे अपने घरों में जो डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन में ज़्यादातर मच्छर पाए जाते हैं, या घरों में जो कूलर होते हैं, कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो हमको करना ये है कि कूलर की सफाई रेगुलर करनी है, और जो हमारे घर में डस्टबिन रखे हुए हैं उनको रेगुलर साफ़ करना है, क्लीन करना है। कचरा डेली डिस्पोजल होना चाहिए और डस्टबिन रेगुलरली साफ़ होना चाहिए। और घर के आसपास भी कोई गंदगी हो, कहीं पानी भरा हो, तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको साफ़ कराना चाहिए।
स्क्रब टाइफस का मैंने आपको बताया जैसा माइट के काटने से होता है, पिस्सू के काटने से। तो जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या जो जंगलों में वेजिटेशन में काम कर रहे हैं, प्रेफरेबली अगर सॉक्स पहने, मोजे पहने या ट्राउज़र पहने, पूरा पैंट पहने, तो उसमें पिस्सू के काटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस केस में स्क्रब टाइफस से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये सावधानियां बरत के आप बचाव कर सकते हैं। अगला सवाल है, मुझे काफ़ी समय से नज़ला और एलर्जी है, कई बार नाक से ब्लड भी आता है, काफ़ी इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला है, कोई उपाय बताइए। शंकर लाल हैं, 70 वर्ष उम्र है और सीकर से हैं। इनके सवाल से ऐसा लगता है कि इनको किसी चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी का मैंने पहले भी बताया था, जैसे कई बार मौसम चेंज होने से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे ठंड के दिनों में जैसे ठंडी हवा से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को घर में जब झाड़ू लगती है, जब झाड़ू पोछा होता है उस वक्त एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को जैसे खास करके लेडीज़ में किचन में जो काम करती हैं वहाँ छौंक वगैरह लगता है, उससे उसका जो फ्यूम्स होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और ज़्यादा जिसको रिकरेंट एलर्जी हो रही है, बार बार एलर्जी हो रही है, उनको प्रेफरेबली मास्क लगा के रहना चाहिए। मास्क से उनका डबल प्रोटेक्शन होगा, एक तो धूल मिट्टी से बच सकते हैं और दूसरा बैक्टीरिया और वायरसेस उनके अंदर जाने से बच सकते हैं। खास करके इस उम्र में जो 70 साल की इनकी उम्र है, इसमें थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहती है, क्योंकि आजकल कोविड का भी देखने में आता है, तो कोविड से भी बचाव हो सकता है अगर वो मास्क पहनते हैं तो। बाकी ठंडी हवा में नहीं जाएं, ठंड अवॉइड करें और धूल मिट्टी को अवॉइड करने के लिए घर में मास्क, प्रेफरेबली मास्क पहने। इनको नाक से जो ब्लड आने की समस्या, उसकी वजह क्या हो सकती है? नाक से ब्लड आने का कारण, मेन कारण एलर्जी ही है, या फिर इसके नाक के अंदर जो ड्राइनेस हो जाती है, नाक कई बार सूख जाती है, सिक्रीशन सूख जाते हैं, खास करके ओल्ड एज में, उसकी वजह से ये ब्लड आ सकता है। या हम नाक में कभी उंगली से अपन खुजली करते हैं, उससे भी ब्लड आ सकता है, तो उसको अवॉइड करना है। और कुछ लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं नाक में डालने के, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके वो डाले जा सकते हैं। अगला सवाल है, मुझे पिछले 6 माह से अस्थमा है, लेकिन इलाज के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकाश चंद्र हैं और इनकी उम्र 45 वर्ष है। तो प्रकाश चंद्र जी बता रहे हैं कि उनको 6 महीने से अस्थमा है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि किसी डॉक्टर ने इन्हें अस्थमा होने की पुष्टि की है, या ये अपने लक्षणों को खुद ही अस्थमा मान रहे हैं? देखिए, इसमें जो डायग्नोसिस है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले किसी एलर्जी या एस्थमा स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। अगर वो कहते हैं कि एस्थमा है, तो फिर उसके बाद कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, वो एलर्जी टेस्ट कराने पड़ेंगे, और किस चीज़ से एलर्जी है वो मालूम करना ज़रूरी है। जो अगर उस एलर्जी टेस्ट में किसी चीज़ से एलर्जी आती है तो उसको अवॉइड करना है अपने को। दूसरा, और भी टेस्ट होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जो कि एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें पेशेंट को बैठा के मशीन के अंदर एक फूंक मारनी पड़ती है। वो फूंक मार के जो ग्राफ आता है, उससे ये मालूम चलता है कि रोगी की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कितनी है, उसके आधार पे हम अस्थमा डायग्नोस करते हैं। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस भी होता है और बायोकेमिकल और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से भी डायग्नोसिस हो सकता है। दूसरा, बायोकेमिकल में हम जैसे एलर्जी ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, उनसे भी एक क्लू मिल जाता है कि हो सकता है ये एस्थमा हो सकता है। दूसरा, सीरम IgE करके कंपोनेंट होता है, वो भी राइज हो जाता है एस्थमा में, तो हमें उससे भी पता चलता है कि रोगी को एस्थमा हो सकता है। तो एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, प्लस बायोकेमिकल एंड और दूसरे जो मशीन इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस होते हैं, वो सब उससे अपने को पता चलता है। तो जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अस्थमा का सवाल भेजा है, उन्होंने इन बातों को नोट कर लिया होगा। तो एक इसका पूरा तरीका है, आपकी जो समस्या है उसका डायग्नोसिस हो और फिर कुछ जांचें हों, तब ये पता चल पाएगा कि आपको अस्थमा है या नहीं है, और इसकी वजह क्या है, और इसका इलाज जो है उसके बाद ही आपका तय हो सकता है। तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर जो इसके होते हैं उनकी आप सलाह और मदद ले सकते हैं। अगला सवाल है, मैं 6 साल से एलर्जी से परेशान हूँ, छींकें, नाक से पानी आना व सांस लेने में समस्या होती है। मौसम के बदलते ही यह परेशानी बढ़ जाती है।
क्या इसे स्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है? दीपक चौधरी हैं झोटवाड़ा जयपुर से। मौसम का जैसा मैंने पहले भी बताया था, जिनको सर्दी से एलर्जी, ठंड से एलर्जी है, वो ठंडी हवा में जाने से बचें। और जब बाहर निकलें सर्दी, खास करके सर्दी के दिनों में, तो पूरे वूलन्स वगैरह पहन के बाहर निकलें, मफलर लगा लें, कोट पहन लें, स्कार्फ बांध सकते हैं। जिनको एलर्जी है सर्दी से, उनको ये सब सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। बाकी जिनको धूल मिट्टी से एलर्जी है, जैसे खास करके गर्मी के दिनों में जब आंधी चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, उस वक्त भी वो कोशिश ये करें कि घर से बाहर ना निकलें, और घर में भी जो खिड़की दरवाजे वो बंद करके रखें, जिससे कि डस्ट या धूल मिट्टी अंदर ना आ सके। और अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मास्क लगा के जाएं। दोनों मौसम में, गर्मी और सर्दी, दोनों मौसम में मास्क लगाना बहुत उपयुक्त होता है। मास्क लगाना हर तरह से सेफ़ है। एक तो एलर्जी से बचा जा सकता है, दूसरा इन्फेक्शन से भी हम बच सकते हैं। तो मास्क और जो वूलन और ये जो कपड़े, अगर गर्म कपड़े पहन के उसको यूज़ करें सर्दियों में, तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी हथेलियों और पैरों के तलवों में अत्यधिक पसीना आता है और जलन भी होती है। यह समस्या मुझे बचपन से है और हर मौसम में रहती है। सीबीसी, थायराइड, शुगर व विटामिन्स की जांच करवा चुका हूं, सब सामान्य है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अंकित चहल हैं, 23 वर्ष इनकी उम्र है, जयपुर से। देखिए, उम्र इनकी कम है, यंग एज है। तो यंग एज में ये जो कह रहे हैं कि सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, तो यंग एज में एक मोस्ट कॉमन कॉज जो है स्वेटिंग का, पसीने का, एंग्जाइटी होती है। कई लोगों को, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, तो उस वजह से उनको एंग्जाइटी हो सकती है। कुछ लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब का स्ट्रेस हो सकता है। तो इन लोगों को ये स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। अगर स्ट्रेस अवॉइड करेंगे तो ये इस तरह की जो समस्या है, पसीना जो आता है एंग्जाइटी की वजह से आता है, तो जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी उतना पसीना निकलेगा, और घबराहट, बेचैनी, धड़कन का बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, ये सब लक्षण होते हैं। तो मैं तो यह कहूँगा कि इनको योगा और मेडिटेशन, खास करके यंग एज के जो लोग हैं, उनको मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है। तो इन लोगों को शुरू से ही, यंग एज से ही योगा और मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ये सब करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के लक्षण से बचा जा सके। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे इस मौसम में बदन दर्द, अकड़न, गले का दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं, इसका क्या कारण है? साथ ही क्या इलाज लेना चाहिए? रमा देवी, 30 वर्ष, अलवर से। इनके लक्षणों से ये लगता है कि इनको भी एलर्जी की शिकायत है, और जो गले में दर्द है वो भी एक प्रकार की या तो एलर्जी होती है या इन्फेक्शन से गले में दर्द हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, बदन दर्द और अकड़न भी है जी। तो बदन दर्द, अकड़न उम्र के हिसाब से, अगर इनके बोन्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उससे बदन में दर्द हो सकता है। कुछ मांसपेशियों में भी थोड़ा सिकुड़न आ जाती है, खास करके ठंडे मौसम में, तो उससे भी दर्द हो सकता है। तो थोड़ा वही मैंने आपको जो बताया, सर्दी से बचाव और एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, इससे इनका फिटनेस बना रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने हेल्दी डाइट के बारे में बताया, और ये जो मौसमी समस्याएं हैं अधिकतर हमारी लो इम्यूनिटी यानी कम इम्यूनिटी के कारण भी होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कमज़ोर हो जाती है, तो बीमारियां जो हैं हमें घेर लेती हैं। तो हमारी इस क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे पहले फूड में हमको ध्यान देना चाहिए। खाने में जो चीज़ें हैं, जैसे जिनमें हरी सब्जियां मैंने पहले भी बताया था, और विटामिन सी युक्त जो भोजन है हमारा, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, उनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, जिन पदार्थों में जिंक होता है, जिंक से हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। तो जिंक और विटामिन सी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी हमने कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि हमने सबको जिंक और विटामिन सी के कैप्सूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए थे। तो हरी सब्जियां और नट्स जो होते हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स, उनमें जिंक और विटामिन सी ये काफ़ी मिलते हैं।
और हरी सब्जियां और फ्रूट्स, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो खा लें, उनसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। बाकी जो दूध है, पनीर है, दही छाछ, इनसे भी हेल्थ अच्छी मेंटेन हो सकती है। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने को लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि जिम जाएंगे तो वे स्वस्थ रहेंगे, तो जिम जाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, आप अपने फिटनेस को लेकर जागरूक हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने देखा है कि कई सेलिब्रिटीज़ जिम करते हुए या ऐसे बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं कि जिम के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ गया और कुछ को बचाया जा सका, कुछ को नहीं बचाया जा सका। तो जो लोग जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, ये जो जिम में जो मॉर्टेलिटीज़ हो रही हैं इनमें कुछ बीमारियां हार्ट की ऐसी होती हैं जो कि अनडायग्नोज्ड होती हैं, जो कि बचपन से होती हैं, जो कि जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता क्योंकि उनके सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। तो जब हम ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम में हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, हार्ट पे काफ़ी जोर पड़ता है। और इन रोगियों में हार्ट पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि उनको जैसे एक बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी, वो बचपन से ही होती है, कंजेनेटल होती है, वो अनडायग्नोज्ड होती है, उसमें कोई सिम्टम्स कई बार नहीं आ पाते। तो ऐसे रोगी जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट एकदम से प्रॉब्लम होती है, हार्ट में बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, उससे एकदम से उनकी सडन डेथ हो जाती है। बिल्कुल, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, अपने शरीर की फ़िटनेस को पहले परख लें, फिर ही ज़्यादा भार और रिगरस जिसे कहते हैं का वो एक्सरसाइजेस करने के बारे में फ़ैसला लें। डॉक्टर रविंद्र माथुर जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने इतने सवालों के जवाब दिए और सावधानियां हमारे दर्शकों को बताई। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।